हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी और उसके साथ साथ आपके जनरल टेस्ट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली फ्रेम किए जाते हैं। और टॉपिक में कोई सस्पेंस ही है, टॉपिक है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट की टाइमलाइन, यानी कि 1885 से लेकर और 1947 जब तक इंडिया आजाद हुआ कौन कौन से इवेंट्स थे, जो मेजर इवेंट्स थे वो किस पर्टिकुलर ईयर में हुए, या कोई मेजर डिटेलिंग जो है उन इवेंट से जो एसोसिएटेड है या जो पर्सनैलिटी है वो उनसे एसोसिएटेड है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पीजी में, यूजी में, आपके जनरल टेस्ट में इस ईयर पूछे गए हैं, प्लस पिछले साल भी पूछे गए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे आज अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट का टाइमलाइन, जिसमें हम 1885 से लेके 1947 तक के सारे मेजर इवेंट्स जो अपने कवर करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा बैकड्रॉप की 1757 में हमारा बैटल ऑफ प्लाजी हुआ था, जहां से जो ब्रिटिशर्स ने, ये एक्चुअली हम उसको इस तरीके से यूज कर लेते, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ ट्रेड करने आई थी, बट उसने इंडियंस को रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जहां अब पूरी तरीके से जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे। ठीक है, मैं खुद भी वो करी क्योंकि हम उसको ना इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, पर द फैक्ट इज कि 1757 से लेकर और 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उससे जो ब्रिटिश एम्पायर तो पूरा हिल गया था। उसके बाद 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी वैसे ब्रिटेन को ही बिलोंग करती थी, बट इवेंचुअली उन्होंने ट्रेडिंग के नाम पर रूल करना उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 1857 के जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद जो ब्रिटेन पार्लियामेंट थी उसने जो थी पावर अपने हाथ में ली कि अब हम रूल करेंगे, इंडिया जो है हमारी कॉलोनी है। 1857 से 1885 तक वो रूल करते रहे। 1857 में एक मेजर चैलेंज आया कि आप हमें कैसे रूल कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे चीजें होने लगी। फिर इंडियंस ने जो पहला मेजर इवेंट, टर्निंग इवेंट रहा वो था 1885 में हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, और एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इससे जो है एसोसिएटेड है, वो ये थी कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि सिंस A.O. ह्यूम वाज अ ब्रिटिशर, तो ये था कि इन्होंने इस तरीके से बनाया, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया कि ब्रिटिशर्स को अपोज ना कर सके। सेफ्टी वॉल्व है कि ठीक है, इंडियंस को ये लगता रहे कि उनका हक मांगने के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो ब्रिटिशर्स को भी कोई हार्म ना कर सके। तो 1885 में आई हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जो शिकागो में है, जहां उन्होंने टॉलरेंस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एम्फसाइज किया था। 1895 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनी हमारी पूना में। फिर आता है सीधा 1900 में। तो 1905 में जो है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया। ठीक है, कि दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा हिंदू मेजोरिटी एरिया, एक होगा हमारा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। एंड अक्टूबर 26 जो है स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया 1905 में इस पार्टीशन को अपोज करने के लिए। बहुत सारी चीज थी, खुद के जो छोटे छोटे स्कूल्स थे, इंस्टीट्यूशन थे, वो सेटअप किए गए। तो 1905 में हमारा स्वदेशी पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट हुआ। उसके बाद 1906 में एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जिसकी डिमांड थी पाकिस्तान क्रिएट करना। बाद में जाके पर फॉर्मेशन हुआ 1906 में ढाका में, एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय नवाब सलीमुल्ला एंड आगा खान। उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हुई। सूरत स्प्लिट क्या थी हमारी, कि जो हमारी कांग्रेस थी वो 1905 के बाद दो पार्ट्स में बट गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट्स वो थे जो बिलीव करते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करें, कि ब्रिटिशर्स के साथ बैठे और उनसे बोले कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मतलब क्या करें, कि एक बार्गेनिंग करें कि थोड़ी सी पावर हमें दे तो थोड़ी सी आप रख लो, इस तरीके से हम रूल करें। बेसिकली प्रेयर्स एंड पेटिशन, मॉडरेट्स उस आइडिया में बिलीव करते थे। पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि रेडिकल तरीके से या मिलिटेंट तरीके से हम जो है वी शुड अटैक ब्रिटिश एंड जो अपनी कंट्री है उसको वापस ले सके। तो इन दोनों के बीच ना ये ओपिनियन का जो था क्लैश था। तो सूरत में क्या हुआ 1907 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग होता था, एनुअल मीटिंग, तो जो हमारे वो थे
मॉडरेट्स थे, वो चाहते थे कि सूरत में हो। सूरत में क्यों हो? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक वहां बिलोंग करते थे और जो जिसका होम स्टेट होता था वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नागपुर में हो। तो इसी बात पे क्लैश हुआ, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो तिलक को जो है प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, और इवेंचुअली जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। और इस टाइम जो थी कांग्रेस थी, इट वॉज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। फिर सीधा अब भाई मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट आपस में ही लड़ गए, तो कुछ जो मूवमेंट था थोड़े टाइम के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। फिर पहुंचे सीधे 1915, जहां से पूरी एक्टिविटीज अब जो थी स्टार्ट हुई थी। क्यों? बिकॉज महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया। और जब वो इंडिया आए तो ऐसा नहीं था कि लोग उन्हें जानते नहीं थे, क्योंकि साउथ अफ्रीकानों ने अपने सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, इस सबकी टेक्निक्स वहां पे फॉर्म की थी। उसके बाद वो इंडिया आए, और इंडिया आके उन्होंने देखा कि 1893 में जब वो साउथ अफ्रीका गए थे उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट था जो था हमारा इंडिया, थोड़ा थोड़ा जो था पॉलिटिक्स में और या इंडिया को आजाद कराने में जो था इन्वॉल्व हो रहा था। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट मेजर अपीयरेंस उनकी हुई 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग थी, वहां उन्हें बुलाया गया था और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस अगर आती है गांधी जी की तो कोई चंपारण पे टिक मत कर देना, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी इन 1916। 1916 में और दो इवेंट हुए। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या था? कांग्रेस और जो हमारी मुस्लिम लीग थी इनके बीच एक पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट नाम है तो लखनऊ में हुआ। ठीक है, क्या कि हम जो एक यूनाइटेड डिमांड जो होंगी वो पेश करेंगे ब्रिटिशर्स को इंडिया को आजाद कराने के लिए। ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। यहाँ एक और चीज हुई है 1916 में, जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। अब उनको समझ आ गया था कि इससे हमारा ही नुकसान हुआ, तो वो भी यूनाइट हो गए और उन्होंने भी अपने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट हुआ। 1916 में एक और चीज जो क्वेश्चन पूछा गया है, होम रूल लीग बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। ठीक है, तो 1916 में हमारे 4 इवेंट है। महात्मा गांधी का है, BHU, तिलक और बीसेंट, एनी बीसेंट की हमारी होम रूल लीग है। उसके बाद हमारा लखनऊ पैक्ट है, और क्या है हमारा मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो यूनाइट हुए थे। फिर 1917, अब गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, ही वाज अ मॉडरेट। ठीक है, उनकी एडवाइस पर उन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया कि 1 साल पहले पूरी कंट्री का टूर करो और समझो कि क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने 1 साल पूरा टूर किया था। फिर अगर किसी ट्रिक से याद रखना है कि उन्होंने पहले इवेंट क्या किए, तो यू कैन से दैट कि गांधी जी ने इंडिया के पहले केक खाया, CAK, C फॉर आपका चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ। फिर 1918 में हुआ आपका A फॉर अहमदाबाद एंड खेड़ा। चंपारण क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को क्या थे, फोर्स करते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट होता था तो बहुत अच्छा पैसा मिलता था उनको, तो वो फोर्स किया जा रहा था। तो राजकुमार शुक्ला एक पेजेंट आया, उन्होंने बोला गांधी जी को बोला कि आप जाके एक बार पेजेंट्स की कंडीशन देखिए वहां पर। उसके बाद 1918 की मैंने बात की, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, जहां पे जो वर्कर्स थे उन्होंने उनका जो प्लेग बोनस था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, प्लस वो एक हाइक मांग रहे थे 50% की। तो गांधी जी ने वहां उनको बोला कि जाके हंगर स्ट्राइक की उनके साथ और बोला कि 35% का हाइक मांगो, जो मिल ओनर्स ने इवेंचुअली ग्रांट कर दिया था। और उसके बाद ही 1918 में एक और चीज हुई, हमारी खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें क्या था कि एक कोड था कि अगर जो क्रॉप फेलियर हो जाता है किसी भी रीजन से, बारिश नहीं हुई या और कोई भी रीजन रहा, अगर क्रॉप फेल हो गई है तो उस साल आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट खेड़ा में ऐसा नहीं हो रहा था, तो गांधी जी के कहने पर जो टैक्स रेमिशन था वो हुआ था। तो 1918 में 2 है, A एंड K, हमारा अहमदाबाद एंड खेड़ा। उसके बाद 1919 के इवेंट मोस्टली सबको याद रहते हैं कि रोलेट एक्ट आया, जिसमें बिना ट्रायल के इंडियंस को अरेस्ट किया जा सकता था सस्पेशन के बेसिस पर। ठीक है, उसी के उसमें हुआ था हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर, वो तो कोई भूला नहीं है। तो 1919 के 2 इवेंट है हमारे, रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग। उसके बाद 1920, क्योंकि अब सब गुस्से में आ गए थे, तो 1920 में जो है वो हुआ है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मेनली यही था कि ब्रिटिश की जितनी भी चीजें हैं वो हमें बॉयकॉट करनी चाहिए, उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो हमें जॉब दी है, कोई लॉयर्स हैं, दे शुड स्टॉप देयर प्रैक्टिस। ठीक है, जो स्कूल्स में जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के, कॉलेजेस में, वो सब जाना बंद कर देना चाहिए पूरी तरीके से। जो ब्रिटिशर्स हैं उनको और उनके गुड्स को, उनके इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट करना चाहिए। ये हुआ था हमारा 1920 में। फिर 1924
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सरन्याल ने। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग हैं। एचआरए को ही बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था, बट 1924 में जब ये फॉर्म हुआ देन इट वाज एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद 1925 में हुआ है हमारा काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जो बहुत फेमस है। ये ट्रेन रॉबरी थी। काकोरी हमारा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहां पे एक ट्रेन को लूटा गया था। 1927 पे हम चलते हैं। 1927 में क्या था, साइमन कमीशन, जो पूरी ऑल वाइट कमीशन थी ये देखने के लिए कि 1919 में जो हमारा एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, मॉन्टेग्यू शेल्मसफोर्ड रिफॉर्म जो आए थे हमारे, तो उनको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई, बट अपोज इसको इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आई थी, अपॉइंट 1927 में हुई, 1928 में इंडिया आई, जहां पर उसका बहुत ज्यादा एसोसिएशन किया गया। 1928 में और भी कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो एचआरए था 1924 का, उसको अब रीनेम करके एचएसआरए किया गया बाय चंद्रशेखर आजाद। उसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट जो थी अपनी पेश की थी नए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि इंडिया को जो है कैसा रूल किया जाए। उसमें जिन्ना ने भी अपने कुछ डिमांड्स रखे थे, बट उसको जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद 1929 में फिर पूर्ण स्वराज, क्योंकि जब तक रिपोर्ट आई थी 1928 वाली, वो डोमिनियन स्टेटस ही मांग रही थी कि ठीक है हमें एक फ्री कॉलोनी मिल जाए विद इन ब्रिटिश एम्पायर, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। बट जब ब्रिटिश ने वो रिजेक्ट किया तो 1929 में आया है हमारा पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, यानी कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। दो सिग्निफिकेंट इवेंट हुए 1929 में, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एंड सेकेंडली जवाहरलाल नेहरू जो थे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। दिस सिग्निफाइड की जो अब जो फ्रीडम की जो हमारी लड़ाई चल रही थी या वो यंग जनरेशन को बेटन पास किया जा रहा था। तो दो सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हमारे 1929 में। सिंस पूर्ण स्वराज और उसके बाद जवाहर जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, इसके बाद महात्मा गांधी ने कुछ टाइम दिया था ब्रिटिशर्स को कि देखो वो क्या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, और अगर नहीं एक्सेप्ट करते कुछ डिमांड्स 11 डिमांड रखी थी, जिसमें बहुत बेसिक डिमांड थी कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए 50%, जो सॉल्ट पे टैक्स लगता है, क्योंकि सॉल्ट एक बेसिक नीड अभी भी जो है, बिना नमक के हम खाने में स्वाद नहीं आता है, तो बहुत ही बेसिक नीड होती है, उस पर भी ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे। ठीक है, उसके अलावा जो आर्मी पे जो खर्चा हो रहा है वो सब जो है रिड्यूस कर दिया जाए, मर्चेंट्स को जो इतना ज्यादा कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है वो सब कम कर दिया जाए। इस तरीके की बहुत ही बेसिक डिमांड उन्होंने रखी, बट वॉइस रॉय ने वो रिजेक्ट कर दी। तो उसके बाद 1930 में गांधी जी ने नमक को ही मुद्दा बना के, क्योंकि बहुत लोग इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझे थे इनिशियली, अमेरिका की एक फेमस मैगजीन टाइम्स ने भी बहुत मजाक बनाया था इस चीज का, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज बहुत ही ज्यादा हमारी जरूरत की चीज है वो, ठीक है, उसको आप टैक्स नहीं कर सकते हो। तो गांधी जी ने 1930 में लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक क्या किया, मार्च किया, और दांडी कोस्ट पर जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, खुद सॉल्ट बनाया, और लोगों को बोला कि जहां जहां पॉसिबल है आप अपने घर में घर के लिए यूज के लिए अपना जितनी आपकी जरूरत है उतना सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बिकॉज ब्रिटिशर्स के लॉ के अकॉर्डिंग ये इलीगल था कि अगर आप खुद से नमक बना रहे हो तो इट वाज इलीगल। तो इसलिए बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए थे इंक्लूडिंग गांधी जी। तो 1930 में हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह, क्लियर। उसके बाद 1931 में हुई हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और 1932 में हुई सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें से सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें गांधी जी गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने, बेसिकली वो इंडियंस को रिप्रेजेंट करने गए थे, पर वहां जाकर भी उन्हें 3 लोगों से ऑपोजिशन मिला। मुस्लिम लीग, क्योंकि उनको लगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी को जो है सिर्फ जो मुस्लिम पीपल है उनको सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मेरा प्रिंसेस से जो जिनका कहना था कि हमारा बाहर इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स को सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अलावा मिला डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका ये मानना था कि किसी भी पार्टी में जो डिप्रेस्ड क्लास है उसकी कोई जगह नहीं है, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करने आया हूँ। और वो इनकंक्लूसिव रही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद
गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट होकर वापस इंडिया आ गए। 1931 में उन्होंने वापस अपना जो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको रिज्यूम किया और 1931 में ही फिर गांधी इरविन पैक्ट आया था हमारा। उसके बाद सीधा चलते हैं 1935 पर, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा आज का भी प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, कि बहुत सारी जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं कि 3 लिस्ट रहेंगी हमारी, इस तरीके से जो भी था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। कुछ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो थी वो इंडियंस को दी गई थी इसमें। उसके बाद 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हमारे, जहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लगभग 8 स्टेट्स 8 प्रोविंसेस में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सीधा 1942, जहां 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था इंडिया, क्योंकि इस टाइम तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हुआ एंड ब्रिटिशर्स ने बिना इंडियंस से कंसल्ट करे अनाउंस कर दिया कि इंडिया भी इस वॉर का पार्ट है और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगा, ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा। महात्मा गांधी एंड नेहरू दे वर बोथ अगेंस्ट हिटलर एंड द नाजीज, तो उन्हें भी लगा ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, बट ये है कि उसके बाद प्लीज हमें ये अश्योरेंस दो कि किसी तरीके की जो गवर्नमेंट है, किसी तरीके के जो हमें रूल करने दिया जाएगा, हमें जो इंडिपेंडेंस दी जाएगी। पर ब्रिटिशर्स ने वो भी रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद 1942 में ही हुआ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, जिसमें फर्स्ट डे पर ही जो सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे। उसके बाद जो लोकल लीडर्स थे, ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो के थ्रू ये जो मूवमेंट था ये कंटिन्यू किया गया था। 1945 में हुआ हमारा वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। वेवल प्लान में बेसिकली यही था कि एक किसी कंक्लूजन पे आ जाए जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाए। तो वेवल प्लान में ये बोला उन्होंने कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, तो वेवल का ये प्लान था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो वाइसरॉय है उसको और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सारे जो हैं इंडियंस रहेंगे, बट इट वाज आल्सो रिजेक्टेड। और यही वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, और दोनों ही ये 1945 में हुए थे। 1946 में फिर वही दोनों पार्टी को एक सेम पेज पर लाने के लिए, सेम बुक में लाने के लिए आया था हमारा कैबिनेट मिशन, बट इट वाज आल्सो अनसक्सेसफुल, ठीक है। जैसे कैबिनेट मिशन ने कुछ बनाया कि एक बनेगी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस की लिस्ट, एक बनेगी जिसमें हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी रहेंगी, और एक शायद आसाम के लिए हमारी इस तरीके से रहेगी। तो सबने उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, कांग्रेस ने अपने तरीके से किया, मुस्लिम लीग ने अपने तरीके से किया, पर धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि इसमें किसी के लिए कुछ नहीं है और सबने वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आए और जो हमारे वाइसरॉय रहे, ब्रिटिश लास्ट वाइसरॉय वही रहे लॉर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट में हमारी जो कंट्री थी उसको डिवाइड किया, और 1947 में अल्टीमेटली जो इंडिया था वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की टाइमलाइन 1947 तक। बीच में एक छोटी सी चीज मैंने मिस कर दी थी, वो है हमारा 1922 का चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके बाद हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो विड्रॉ कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी वायलेंस हुई थी और गांधी जी वायलेंस के सख्त खिलाफ थे, इसीलिए। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।